नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्र में कमी की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के षड्यंत्र में अमेरिका की भूमिका के आरोपों का खंडन किया। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने की सलाह दी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। ये एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन कई विषयों पर ऑनलाइन लिखित प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का पंजीकरण हुआ है। एक रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उबरने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के संबंध में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सिर्फ 1000 विद्यार्थियों को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आमंत्रित किया गया है। पहली बार देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवन से चुने हुए विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनल, नरेंद्र मोदी ऐप, पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया, दूरदर्शन नेशनल, माई गोव इंडिया, डीडी न्यूज, स्वयंप्रभा सहित दूरदर्शन रेडियो चैनल, टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन माध्यम से पिछले वर्ष अप्रैल में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अवसर पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कई वीडियो टिप्स साझा किए हैं। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वीडियो में विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित विद्यार्थी जीवन की कई बातें शामिल हैं। वीडियो में पूर्व वर्षों के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पहले के टिप्स शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनूठी पहल बताते हुए इसे जन आंदोलन का नाम दिया। आज भी हमारे देश में विद्यार्थियों की बड़ी डर रहती है परीक्षा पे, दबे रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, मन में एंग्जाइटी रहती है, उत्कंठा रहती है। यही आधे चीज को खराब कर देती है। डिस्ट्रेस होना, हल्का होना, मन को ठीक रखना, यही सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इससे क्या बढ़िया बात हो सकती है, देश की स्वयं प्रधानमंत्री प्रेरित करे बच्चों को, उनको डिस्ट्रेस करे, उनको कंफर्ट दे। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से निश्चित रूप से युवा विद्यार्थियों का नैतिक बल बढ़ेगा। पुदुचेरी में राजनिवास से 50 विद्यार्थी और तेलंगाना में 150 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिक्षाविद संत चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के संवाद से छात्रों को मार्गदर्शन मिलता है। ये
बड़ी ही खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी परीक्षा पूर्व चर्चा में अपना विचार छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के अभिभावक के रूप में जो समय समय पर अनेकों विषय पे चर्चा करते रहे हैं, जिससे लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। ये जो परीक्षा है, परीक्षा पूर्व छात्र छात्राएं तनाव में होते हैं, तो अगर देश के प्रधानमंत्री अभिभावक के रूप में उन्हें इस तरह की चर्चा करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, तो हम समझते हैं कि छात्र छात्राएं बिल्कुल ही तनाव मुक्त हो जाएंगे और अभिभावक भी इससे काफी तनाव मुक्त हो जाएंगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जो अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इतना समय देते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, मेरा सभी विद्यालयों से जो हमसे संबंध है, दूसरे विद्यालय, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री को जरूर सुने। वो किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। हमको देखना चाहिए कि वो बच्चों के साथ किस तरीके से रूबरू होते हैं, किस तरीके से उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए विद्यार्थी बहुत उत्साहित हैं। हमने कुछ छात्रों से बातचीत की। जो हमारा स्ट्रेस होता है, जब वो हमसे बातचीत करते हैं, वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग अ चांस, golden chance to meet a prime minister. Actually, I have never met him and now I am going to make correspondence with him. So that's a great opportunity for me. प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्र ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्रों में कमी करने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि अफ्स्पा के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवाद को समाप्त करने और स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों तथा कई समझौतों से सुरक्षा स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अडिग प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और समग्र विकास के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में दशकों बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों में कमी लाने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार प्रयासों से मणिपुर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य के 60% इलाकों से अफ्स्पा कानून हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से आंशिक रूप से इस कानून को हटाए जाने के केंद्र के निर्णय का स्वागत किया। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र के निर्णय के बाद असम में केवल 9 जिलों और 1 सब डिवीजन में यह कानून लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को हटाए जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कम करने के केंद्र के कदम का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नागालैंड, असम और मणिपुर में अफ्स्पा अशांत क्षेत्र कम करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत में कोविड टीकाकरण 184 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। कल 20 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 1 करोड़ 71 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 31 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं।
बम्बई नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता आज से वापस ले ली है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा है कि 1 अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस बीच कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने गुड़ी पड़वा के दिन 2 अप्रैल से महाराष्ट्र में कोविड से संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा, बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती और रमजान जैसे आगामी त्योहार बिना किसी प्रतिबंध के मनाए जाएंगे। केरल में कल 429 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 620 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण दर कम होकर 2.2% हो गई है। केरल में अब तक कुल 67,913 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,171 हो गई है। नागालैंड सरकार ने आज से राज्य में सभी कोविड प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि देश भर में कोविड की स्थिति में व्यापक सुधार और पिछले 1 महीने में राज्य में कोरोना मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया कि नागालैंड आने वाले यात्रियों के लिए कोविड मानक संचालन प्रक्रिया भी आज से हटा ली जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप अब कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इस केंद्र शासित प्रदेश में एक भी कोविड रोगी नहीं है। कल कोई भी व्यक्ति कोविड से संक्रमित नहीं हुआ, जबकि एकमात्र रोगी ठीक हो गया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कोविड मुक्त प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। संसदीय समिति ने देश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के लिए वैश्विक श्रेष्ठ प्रक्रियाएं लागू करने की सरकार से सिफारिश की है। टीजी वेंकटेश की अध्यक्षता में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कल संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की राय है कि सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि विश्व में कई हवाई अड्डों में इस्तेमाल की जा रही चेहरे की पहचान, उंगलियों के निशान और रेटिनल स्कैन जैसी बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग देश में प्रयोग की जा सकती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्र में कमी की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के षड्यंत्र में अमेरिका की भूमिका के आरोपों का खंडन किया। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने की सलाह दी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डॉन ब्रावो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स की यात्रा पर जा रहे हैं। 4 अप्रैल तक की यात्रा के पहले चरण में वे तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही ये यात्रा तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहामेदोव के पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह के भीतर हो रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली आएंगे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू देउबा और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। पिछले वर्ष जुलाई में सत्ता में आने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। श्री देउबा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भेंट करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री लावरोव कल शाम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस का हमला शुरू होने के बाद रूस की ये उच्चस्तरीय भारत यात्रा है। चीन की 2 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद श्री लावरोव भारत आए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल दिल्ली में ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल वर्चुअल शिखर बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बनी सहयोग सहमति रोड मैप 2030 में प्रगति की वार्षिक समीक्षा की।
प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु सहयोग और हरित ऊर्जा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की भी सराहना की। दोनों विदेश मंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। यूक्रेन संघर्ष पर दीर्घकालिक शांति के लिए भारत ने हिंसा तत्काल रोकने और बातचीत तथा कूटनीति से इसका समाधान निकालने का अपना रुख फिर से दोहराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशी साजिश के अपने दावे को दोहराया है और कहा है कि एक विदेशी राष्ट्र उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के विकल्पों पर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि एक विदेशी राष्ट्र ने एक संदेश भेजा कि इमरान खान को हटाने की जरूरत है, अन्यथा देश को परिणाम भुगतने होंगे। इमरान खान ने फिसलती जुबान में अमेरिका का नाम लिया और फिर कहा कि एक देश ने धमकी भरा संदेश भेजा था जो पाकिस्तान राष्ट्र के खिलाफ था। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कल बुलाई गई पाकिस्तान संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली की कार्यवाही 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस आरोप का खंडन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और अमेरिका पाकिस्तान के संवैधानिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था का समर्थन और सम्मान करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम ने 3 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डॉन ब्रावो आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए हैं। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में कल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दीपक हुड्डा को आउट करके ब्रावो ने आईपीएल में 153 मैचों में 171 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के पूर्व गेंदबाज मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। रामगढ़ में दूंगी प्रण है किया, वो आजादी की पगली दीवानी रे, रण चंडी बनकर रण है किया, वो मंडला की महारानी ने। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बन के ज्वाला क्रांति की
रानी को पीछे हटते हुए रामगढ़ वापस लौटना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर दी। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोकगीतों और लोक नाटिकाओं में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद आनंद चरण मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। कोलकाता के धर्मटोला में रहने वाले आनंद चरण ने अनुचित यातायात नियमों का विरोध किया था। आनंद चरण और उस इलाके के अन्य लोग ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लागू नए व्यापार नियमों से असंतुष्ट थे। उन्होंने इस आधार पर नए नियमों पर आपत्ति की कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1930 को गाड़ीवानों ने साथ मिलकर अपनी बैलगाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी और पशुओं को हटा लिया। मुख्य सड़कों को बलपूर्वक खाली कराने के लिए आई पुलिस से संघर्ष छिड़ गया और जल्दी ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी गाड़ीवानों के साथ आ गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें आनंद चरण मलिक और 6 अन्य लोग मारे गए। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा सादर नमन। आज हम शहीद वरयाम सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के अंग्रेज सरकार के आदेश के विरोध में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक 11वें अहिंसक शहीदी जहां में भाग लिया था। जब मोर्चा जैतो पहुंचा, ब्रिटिश सेना ने इसे रोक दिया और बड़ी संख्या में इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वरयाम सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं और नाभा बीर जेल में 1 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत के इस महान सपूत वरयाम सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी रहीम अली खान की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। कई स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से मोर्चा लिया और अपने पड़ोसियों की आर्थिक मदद भी की। एक मुकाबले के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 7 मार्च 1859 को उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 1 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत रहीम अली खान को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर में आज तड़के शोपियां जिले के तुर्कवांगम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। समाचार मिलने तक क्षेत्र में कार्रवाई जारी थी। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भाग तेज लू की चपेट में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पश्चिम क्षेत्र के कुछ जिलों में अगले 4 दिन तक लू चलने की संभावना है। 3 to 4 days में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस जारी है। दिन का तापमात्रा लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा है। आज जो स्थिति है, इससे पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सभी एरिया में तापमान में गिरावट आएगी और जो हीट वेव कंडीशन है इसमें सुधार होगा। मगर जो सेंट्रल इंडिया है जैसे राजस्थान, गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंटीरियर ओडिशा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, ये सभी एरिया में हीट वेव कंडीशन अगले 3 दिन तक जारी रहेगी और धीरे धीरे ईस्टर्न पार्ट से हीट वेव कंडीशन चला जाएगा।
मौसम विभाग ने लोगों से धूप से बचने की सलाह दी है और श्रम मंत्रालय, बिजली मंत्रालय तथा अग्निशमन विभाग से सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की है। गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर धनंजय ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि लू को देखते हुए शरीर में पानी की कमी न होने दें। सबसे पहले तो उपयुक्त पानी का प्रयोग करें, कम से कम 3 से 4 लीटर का पानी पिएं रोज। नमक का प्रयोग अभी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। दूसरा है कि जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो उस समय बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें। शारीरिक व्यायाम या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि ज्यादा भार पड़ रहा हो वैसा कार्य बहुत तेज ज्यादा टेम्परेचर के टाइम में ना करें। उसके बाद जरूरी है कि पतला कपड़ा, ढीला कपड़ा पहने जो कि शरीर में चिपका हुआ ना हो ताकि वो पसीने को और ज्यादा ये। दूसरा है कि उसके बाद हीट वेव से बचा जा सकता है। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, पूर्वोत्तर राज्यों में घटेगा सपा का दायरा, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। अमर उजाला ने इसे पूर्वोत्तर में दशकों बाद उठाया गया बड़ा कदम बताया है। जनसत्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के इन शब्दों को सुर्खी बनाया है कि पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत। दिल्ली में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में लिया गया ये फैसला कि मास्क न लगाने पर अब जुर्माना नहीं, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र लिखता है, आज जारी हो सकता है इस बारे में विधिवत आदेश। यूक्रेन संकट के बीच भारत को साधने में जुटे कई बड़े देश, भारत पहुंची कई बड़ी हस्तियां राजस्थान पत्रिका में हैं। राष्ट्रीय सहारा कहता है, दुनिया भर के नेताओं की भारत परिक्रमा और ये देश की अहमियत और हैसियत की बानगी देता है। दैनिक जागरण ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के इस बयान को दिया है कि भारत से रिश्ते सुधारना पहले से भी ज्यादा जरूरी है। एमबीबीएस करने वालों को गोद लेना होगा आसपास का गांव, अमर उजाला में है। पत्र आगे लिखता है, नई व्यवस्था लागू, पाठ्यक्रम में अब महर्षि चरक के नाम पर डॉक्टर लेंगे शपथ। भारत में टीबी वैक्सीन के ट्रायल को राहत भरी खबर बताते हुए नव भारत टाइम्स लिखता है, जल्द ही भारत दुनिया को टीबी के खिलाफ वैक्सीन का तोहफा दे सकता है। 2 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। श्रीलंका में महंगाई से त्रस्त लोगों की खबर दैनिक भास्कर में है। पत्र लिखता है, श्रीलंका में लोग पिछले कई हफ्तों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, स्क्रीन ज्यादा देखने से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। पत्र ने इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक की अभिभावकों के लिए गाइडलाइन को विस्तार से दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्र में कमी की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के षड्यंत्र में अमेरिका की भूमिका के आरोपों का खंडन किया। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने की सलाह दी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।